अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू ऑल नो आज अप्रैल 28 है। सो आज हम अप्रैल 28 2023 के एक आर्टिकल की बात करेंगे। डॉन का आर्टिकल है फॉर श्योर, और इसका नेम है चाइनाज़ वर्ल्ड। ठीक है, पहले इस टाइटल को समझें। चाइना के बाद ये जो अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, ये शो करता है किसी चीज़ की पोजेशन को। ठीक है, मलकियत को शो करता है। सो चाइनाज़ वर्ल्ड मतलब चाइना की दुनिया। और आगे क्वेश्चन मार्क ये शो कर रहा है कि ये एक सवाल किया जा रहा है, क्या चाइना की दुनिया। ठीक है, इट इज़ रिटन बाय आसिम सज्जाद अख्तर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ल्ड ऑर्डर इज़ चेंजिंग। आलमी निज़ाम बदल रहा है। More than 5 centuries after Western European powers initiated the modern era of maritime trade and colonization, a new unknown Western nation, China, has emerged as a genuine contender for global supremacy. So centuries का मतलब होता है सदियाँ, इरा मतलब दौर, मैरीटाइम कहते हैं समंदरी को, और इमर्ज्ड मतलब उभरना, कंटेंडर कहते हैं मद्दे मुकाबिल को, और सुपरमेसी मतलब बालादस्ती। सो इस पूरी जो हमने लाइन पढ़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि मगरबी यूरोपीय ताकतों की जानब से जो समंदरी तजारत और नौआबादियात के जदीद दौर का आगाज़ से लेकर 5 सदियों से ज़ायद अरसे के बाद एक गैर मगरबी मुल्क चीन आलमी बालादस्ती का हकीकी दावेदार बनकर उभरा है। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द 45 years since it realigned itself with the global capitalist order after the death of Mao Zedong, Beijing has tread carefully। ओके, रीअलाइंड मतलब दोबारा से अलाइनमेंट करना, दोबारा से एक लाइन में आना, और ट्रेड कहते हैं चलने को। सो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो माओ जेडोंग था, उसकी मौत के बाद जब से इसने खुद को आलमी सरमाया दराना निज़ाम से हम आहंग किया है, तब से ज़्यादातर 45 सालों में बीजिंग ने एहतियात से कदम उठाया है। ठीक है, इट हैज़ मेटिक्यूलसली cultivated economic ties with the West, particularly after the end of Cold War signaled the outsourcing of manufacturing industry to East Asia। यहाँ पे जो मेटिक्यूलसली था उसका मतलब होता है एहतियात से। ठीक है, सिग्नल मतलब इशारा करना, और आउटसोर्सिंग इसका मतलब होता है बैरूनी ज़राए से हासिल करना। आपने ये टर्म बिज़नेस में बहुत सुनी होगी। वहाँ पे होता है कि आउटसोर्स किया, ये प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसके लिए की। तो ये सारी चीज़ों का मतलब होता है कि बैरूनी ज़राए से हासिल करना। सो इस चीज़ का मतलब ये है कि इसने ख़ास तौर पर जो कोल्ड वार थी यानी सर्द जंग थी, उसके ख़ात्मे के बाद मशरक़ी एशिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आउटसोर्सिंग का इशारा देने के बाद इसने मगरिब के साथ माशी ताल्लुकात को एहतियात से इस्तवार किया है। Having enjoyed rapid economic growth under the regime of neoliberal globalization, China's ambitions have become decidedly less inhibited। रैपिड कहते हैं तेज़ी से, ambitions कहते हैं अज़ाइम को, यानी ambition अज़्म के लिए होते हैं, और इनहिबिट मतलब रोकना। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि न्यू लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन था, उसके दौरे हुकूमत में तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद चीन के अज़ाइम को यकीनी तौर पर कम रोका गया है। ठीक है, मतलब उसके जो पहले उसकी रुकावटें थी उसके अज़ाइम में, वो बहुत कम हो गई हैं पहले से। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ बीजिंग्स ग्राउंड ब्रेकिंग मीडिएशन बिटवीन द लॉन्ग फ्यूडिंग सऊदीज़ एंड इरानियंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, लाइक आजकल ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ थी कि ये जो चाइना है उसने मीडिएशन की है किसके दरमियान, सऊदी और ईरान ईरान के दरमियान ना। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। मीडिएशन का मतलब होता है हमारा वो सालसी करना, उसके बाद फ्यूडिंग होता है झगड़ा। तो इस पूरी चीज़ का मतलब ये हुआ कि चाइना ने क्या किया है कि इसकी ताज़ा तरीन मिसाल बीजिंग की तवील अरसे से सऊदियों और ईरानियों के दरमियान सालसी है। द चाइनीज़ हैव इवन ऑफर्ड टू ब्रोकर बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड इसराइल्स। यहाँ पे जो ब्रोकर वर्ड है इसका मतलब भी सालिस होता है, और इसका जो
पूरी लाइन का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि चाइना ने क्या किया है, पहले उसने ईरान और सऊदी के दरमियान तो जो सालसी कर ली है, उसके साथ साथ चीनियों ने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान दलाली की पेशकश भी की है। नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले अरसे की बात नहीं है, सच डिप्लोमेसी वाज वाशिंगटन्स कॉलिंग कार्ड अलोन, कि कुछ अर्सा पहले तक ऐसी सफारतकारी सिर्फ वाशिंगटन का कॉलिंग कार्ड था। डिप्लोमेसी सफारतकारी को कहते हैं ना। उसके बाद है बट the US is now unable to project unchallenged supremacy in international diplomacy. It is barely managing to maintain a common position with other Western powers like France and Germany on geopolitical conflicts like Russia Ukraine. Barely मतलब बहुत मुश्किल से ना, बमुश्किल। तो यहाँ भी इस पूरी चीज़ का मतलब ये हुआ कि वो बामुश्किल, यानी यूएस जो है वो बामुश्किल दीगर मगरबी ताकतों जैसे फ्रांस और जर्मनी के साथ जो रूस और यूक्रेन का मसला चल रहा है ना, तो रूस यूक्रेन जैसे जुग्राफियाई सियासी तनाज़ात पर मुश्तरका पोजीशन बरकरार रखने का इंतज़ाम कर रहा है या बरकरार रखने में कामयाब रहा है, या वहाँ पे कोशिश कर रहा है बरकरार रखने की। Indeed, non-Western pacts like BRICS or SCO loom large on the world stage, with talk of de-dollarizing global commodity trades such as oil becoming widespread. Pacts हमने पहले भी पढ़ा था ये, इसका मतलब होता है मुआहिदा, ठीक है, और लूम मतलब बड़ा दिखना, और डी डॉलराइजिंग डॉलर को कम करना, और कमोडिटी इजनास के लिए या रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हम कहते हैं कमोडिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर हकीकत ब्रिक्स और एससीओ जैसे गैर मगरबी मुआहिदे आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं, जिसमें तेल जैसी आलमी इजनास की तजारत को कम करने की बात की जाती है। ठीक है, सो अब हम अपनी इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद अपना आर्टिकल रिज्यूम करेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ सुपरमेसी। सुपरमेसी का मीनिंग होता है बालादस्ती। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास नाउन है, और इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रीडोमिनेंस, प्राइमेसी और हिजर्मनी। हिजर्मनी हमने लास्ट आर्टिकल में भी पढ़ा था, ठीक है। और सेंटेंस में इसका यूज़ देख लेते हैं। द काज ऑफ वाइट सुपरमेसी हैज़ बीन इंडिक्टेड, कि वाइट सुपरमेसी यानी जो गोरों की बालादस्ती है उसकी जो वजह है उसको इंडिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है रैपिड, मतलब तेज़ या तेज़ी से। पार्ट ऑफ स्पीच ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और इसके सिनोनिम्स होते हैं क्विक, फास्ट, स्विफ्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेंटेंस में यूज़ देखते हैं आई एम अमेज्ड एट हर रैपिड प्रोग्रेस इन इंग्लिश, कि मैं तो उसकी जो अंग्रेज़ी में बहुत तेज़ तरक्की है उसको देख के हैरान हो गई हूँ, ठीक है। आई एम अमेज्ड। मीडिएशन, मीडिएशन मतलब सालसी, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारे पास वर्ब है, और इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आजकल न्यूज़ में देखते हैं हम, वो है आर्बिट्रेशन, इंटरवेंशन एंड निगोशिएशन, ठीक है। और इसका अगर सेंटेंस देखें तो ही विल अपेयर इन द रोल ऑफ मीडिएटर, कि वो सालिस का किरदार अदा करेगा। नेक्स्ट इज स्लोगन, यानी नारा, और ये हमारे पास नाउन है, और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो हमारे पास कैच वर्ड, मोटो, शिबोल्ट, राइट। और इसके हम सेंटेंस देखते हैं। द स्लोगन ऑफ टीम इज़ स्टैंड फास्ट नो मैटर व्हाट, मतलब एक टीम का ये स्लोगन है, एक उसका स्लोगन ये है कि स्टैंड फास्ट, जमे रहो या खड़े रहो, नो मैटर व्हाट, मतलब कुछ भी हो जाए। ट्रेंच, ट्रेंच वर्ड आजकल आप न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे, आजकल नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से, जब से ये आईएमएफ के साथ डील की बात चल रही है, तो हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि आईएमएफ ट्रेंच देगा नहीं देगा। सो ट्रेंच का मतलब होता है किस्त, और ये हमारे पास नाउन है। दे रिस्क लूजिंग दैट नेक्स्ट ट्रेंच ऑफ फंडिंग, मतलब उन्होंने खतरे में डाल दिया किस चीज़ को, जो अगले फंडिंग की जो अगली किस्त है उसको लूज़ करने के लिए। और इसके हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं मोइटी, श्योर, प्रपोर्शन। और हमारा लास्ट वर्ड है आज का कमेमोरेशन। कमेमोरेशन का मतलब होता है यादगारी, ठीक है। और ये वर्ब होते हैं हमारे पास, और इसके सिनोनिम्स होते हैं सेलिब्रेट, कीप, ऑब्जर्व। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं। दिस मोनूमेंट हैज़ बीन इरेक्टेड इन कमेमोरेशन ऑफ द विक्ट्री ओवर द एनिमी, मतलब ये बात हो रही है कि ये जो एक मोनूमेंट है वो किस लिए हो रहा है,
وہ جو کس کی ہماری جو وکٹری ہوئی تھی پہلے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہماری جو وکٹری تھی دشمنوں کے خلاف، اس کی کمیموریشن میں، اس کی یاد میں. ٹھیک ہے. سو ہم اپنے آرٹیکل کو ریزیوم کرتے ہیں. Here in Pakistan, there has been much hyperbole about moving away from our historical dependence on Washington and deepening our ties with Beijing and its allies, including Moscow. ہائپر بول کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مبالغہ، اور اس کا میننگ یہاں پہ یہ ہوا کہ یہاں پاکستان میں واشنگٹن پر اپنے تاریخی انحصار سے نکلنے اور بیجنگ اور اس کے اتحادیوں بشمول ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. Between 2015 and 2018, in fact, the political and intellectual mainstream was awash with uncritical support for CPEC. Who can forget the rhetoric that CPEC would be a game changer for Pakistan? Intellectual کہتے ہیں دانشور کو، اور اواش مطلب دھونا، اور کرٹیکل ہم نے پڑھا تھا نا پریویس میں کہ اہم کو کہتے ہیں، وائٹل کو، امپورٹنٹ کو، تو انکریٹیکل غیر اہم یا غیر ضروری. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریٹورک مطلب بیان بازی. اس پوری کی جو ہماری لائن ہے اس کا میننگ یہ ہوا کہ 2015 سے 2018 کے درمیان در حقیقت سیاسی اور فکری مرکزی دھارے سی پیک کے لیے غیر تنقیدی حمایت سے بھرے ہوئے تھے. اس بیان بازی کو کون بھول سکتا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. Time was watered down. Time has watered down these simplistic slogans, and it is worth recalling that the Pakistani state, the military establishment in particular, has always rented out our strategic location to the highest bidder. یا بائٹر بھی اسے کہہ سکتے ہیں. واٹر ڈاؤن مطلب پانی پلایا یا پانی پھیر دیا. یہاں اس کا میننگ کچھ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. سلوگنز یعنی نعرے، اور رینٹڈ آؤٹ کرائے پر دے دینا، اور بیڈر یا بائڈر اس کا میننگ ہوگا ہمارے پاس بولی لگانے والا. بڈ کہتے ہیں نا بولی کو، تو بولی لگانے والا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وقت نے ان سادہ لو نعروں پر پانی پھیر دیا ہے، اور یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پاکستانی ریاست، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ، نے ہمیشہ ہمارے اسٹریٹجک مقام کو سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو کرائے پر دیا ہے. ٹھیک ہے. وی نیڈ ٹو موو بیونڈ اسٹیبلشمنٹ اسپانسرڈ ریٹورک اینڈ انگیج ان سبسٹانٹیو ڈبیٹ over whether the majority of the people in Pakistan would benefit from a China-centric world order. Substantive مطلب اصلی. ٹھیک ہے. یا اصل. اور اس پورے کا میننگ ہمارے پاس یہ ہوا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے زیر اہتمام بیان بازی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پر ٹھوس بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا پاکستان میں لوگوں کی اکثریت چین پر مبنی عالمی نظام سے فائدہ اٹھائے گی؟ Will a China-centric world benefit Pakistan? کیا چین پر مبنی دنیا پاکستان کو فائدہ دے گی؟ The experience with CPEC so far is instructive. Instructive کا مطلب ہوتا ہے سبق آموز. ٹھیک ہے. کہ سی پیک کے ساتھ اب تک کا تجربہ سبق آموز ہے. While Chinese companies and Pakistani authorities mine for coal in Thar and celebrate the setting up of power plants, local communities thirst for water. اوکے. سو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کہ چینی کمپنیوں اور پاکستانی حکام تھر میں کوئلے کی کان کنی کرتے ہیں اور پاور پلانٹس لگانے کا جشن مناتے ہیں، مقامی جو کمیونٹیز ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، وہ پانی کے لیے پیاسے ہیں، کہ وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. While TV and social media celebrates gush over Gwadar's scenery, roads and port facilities, local communities protest for basic amenities, dignity and livelihood. گش کا مطلب ہوتا ہے اظہار جذبات. امینٹی کہتے ہیں سہولیات کو، ڈگنیٹی وقار، اور لائیولیہوڈ روزگار. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں ٹی وی اور سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات گوادر کے مناظر، سڑکوں اور بندرگاہ کی سہولیات کو دیکھ رہی ہے، وہیں مقامی جو کمیونٹی ہے، جو مقامی لوگ ہیں، وہ بنیادی سہولیات، وقار اور معاش کے لیے احتجاج کر رہی ہیں. Well, GB, Gilgit Baltistan serves as the gateway for CPEC. Its people
are increasingly resentful of mining, road building, and other contracts for outsiders. गेट वे में नहीं का मायने होते हैं कि एक तरह से ना गेट का काम करना, रास्ता फराहम करना, ठीक है। रिसेंटफुल का मतलब होता है नाराज़। तो इस पूरे का मीनिंग ये हुआ कि जबकि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान के लिए गेटवे के तौर पर काम करता है, लेकिन इसके लोग बाहर के लोगों के लिए कानकनी, सड़क की तामीर और दीगर माहिदों पर माहिदों से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो इससे खुश नहीं हैं। क्लियरली, साफ तौर पर या वाज़िया तौर पर, most of the aid that came into Pakistan for CPEC early harvest project has exacerbated a rapidly growing unsustainable debt burden. एड मतलब होते हैं हमारी मदद, उसके बाद अर्ली हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, तो जल्दी कटाई। एग्जैसरबेटेड इसका सिनोनिम होता है एक्सेलरेटेड, यानी तेज़ कर देना। तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि वाज़िया तौर पर सी पैक के इब्तदाई फसल के मंसूबों के लिए पाकिस्तान में आने वाली ज़्यादातर इमदाद ने हमारी तेज़ी से बढ़ते हुए गैर पायदार कर्ज़ों के बोझ को बढ़ा दिया है। इंडीड, बेशक, दर हकीकत, one reason for the IMF's continued dithering on the 1.3 billion tranche is its concern that its monies will be used to pay off China's debt. डिथरिंग का मतलब हमारे पास होता है, ये हम यूज़ करते हैं बुझाना, ठीक है। और ट्रेंच कहते हैं किस्त को, और मोनिस भी हम पैसे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि दर हकीकत IMF की जानब से जो 1.3 बिलियन डॉलर की किस्त को जारी रखने की एक वजह इसकी तशवीश है कि इसकी रकम चीनी कर्ज़ की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मतलब ये भी एक वजह है कि वो इसको रोक रहा है। One can debate whether Chinese loans are more or less exacting than the IMF's and other Western donors. कि कोई इस पर बहस कर सकता है कि आया चीनी कर्ज़े IMF और दूसरे मगरबी डोनर्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं या कम, ठीक है। बट द फैक्ट, एग्जैक्टिंग का मतलब था कि सख्ती से, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ दैट चाइनीज़ एड इज़ नॉट अ फ्रीबी मतलब मुफ्त में। वो कहते हैं कि असल बात तो ये है कि हकीकत ये है कि चीनी इमदाद मुफ्त नहीं है। मीनवाइल, Pakistan's already suffocated industrial sector has hardly benefited from the flood of cheap Chinese manufactured goods that are ubiquitous in markets around the country. Suffocated मतलब suffocation होना, दम घुटना, ठीक है। और ubiquitous ये हम कहते हैं हर जगह मौजूद, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि मीनवाइल के उसके साथ ही पाकिस्तान के पहले ही दम घुटने वाले सनती शोबे को सस्ती चीनी तैयार करदा एशिया के सैलाब से मुश्किल से ही फ़ायदा हुआ है, जो मुल्क भर की मार्केटों में हर जगह मौजूद हैं। Whether future CPEC projects will turn these patrons on their head remains to be seen. कि क्या मुस्तकबिल के CPEC मंसूबी नमूनों को अपने सर पर मोड़ पाएंगे, या ये सीधे अल्फाज में मोड़ पाएंगे या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो ये जो सारे पैटर्न्स हैं इनको ये चेंज कर पाएगा या नहीं, इनको अभी देखना बाकी है। पुट सिंपली, कि सीधी बात तो ये है, if China is to be a global power of different repute to the US, its interventions must demonstrably contribute to the welfare of Pakistan's working masses rather than buttressing the power of establishment, property dealers, construction lobbies, and big traders. यहाँ पे रिप्यूट तो हमारे पास रेपुटेशन मतलब शोहरत या एक मुकाम होता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेबली मतलब ज़ाहरी तौर पर, और बट्रसिंग मतलब सहारा, और लॉबी तो हम नॉर्मली जो वर्ड यूज़ करते हैं लॉबी, ठीक है, उर्दू में, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि सीधे अल्फाज में तो ये है कि अगर चीन को अमेरिका के लिए मुख्तलिफ शोहरत की आलमी ताकत बनना है, तो इसकी मुदाखलतों को इस्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर्टी डीलरों और तमीराती लाबियों और बड़े इदारों की ताकत को दबाने की बजाय पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम की फलाह बहूद के लिए काम करना पड़ेगा, या उसके लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।
ठीक है, या किरदार अदा करना चाहिए. So the next thing is, indeed, a Chinese-centric world over order will have to live up to Beijing's own rhetoric about building an ecological civilization. ठीक है, वो कहते हैं कि इंडीड मतलब ये सच है कि एक चीनी जो मरकज़ी है या जो एक चीनी मरकज़ी आलमी तंजीम है, उसको माहौलियाती तहज़ीब के बारे में बीजिंग के अपने बयानात के मुताबिक रहना पड़ेगा. मतलब उसके जो अपने बयानात हैं, अपने जो रिटोरिक्स हैं, उनके हिसाब से रहना पड़ेगा. फाइन. सो वेयर वाज आई? Okay, so the next thing is, last year's floods made clear that Pakistan's peripheries bear the brunt of global warming and other effects of climate change. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बेयर द ब्रंट होता है, इसका मीनिंग तो ये होता है कि नुकसान बर्दाश्त करना, और जो पेरिफेरल्स था वो होता है इतराफ़. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल का जो फ्लड था, पिछले साल का जो सैलाब था, उसने वाज़िया कर दिया है कि पाकिस्तान के इलाकों को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के दीगर असरात का सामना है. ठीक है, there can be no uncritical celebration of the coal-fired power, mineral exploration, and infrastructural development without a reckoning of what this will mean for already devastated local ecologies. यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल होता है वो होता है तमीराती या बुनियादी ढांचा. ठीक है, और उसके बाद रेकनिंग का मतलब होता है हिसाब, और डिवास्टेटेड तबाहकुन. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोयले से चलने वाली बिजली, मादनियात की तलाश और बुनियादी ढांचे की तरक्की का कोई गैर तनकीदी जश्न इस हिसाब के बगैर नहीं मनाया जा सकता कि पहले से तबाह हाल मुकामी माहौलियात के लिए इसका क्या मतलब होगा. The prospect of Western hegemony being displaced is certainly a welcome one for the majority of the world's people who have been subjugated by Euro-American imperialism for centuries. ठीक है, सो यहाँ पे बात ये हो रही है, प्रोस्पेक्ट हम यूज़ करते हैं कि उसके मुमकिना, ठीक है, मुमकिना तौर पर या उस हिसाब से, और हेजेमनी हमारे पास होता है, हमने इसका पहले ही देख लिया था, बालादस्ती. ठीक है, सब्जुगेटेड हम यूज़ करते हैं महकूम के लिए, इम्पीरियलिज़म भी उनकी हुकूमत, मतलब वो जो बादशाहत होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मगरबी तसल्लुत है उसके बेघर होने का इम्कान यकीनन दुनिया के उन लोगों की अक्सरियत के लिए खुश आइंद है जो सदियों से यूरो अमेरिकी साम्राज्य के ज़ेर तसल्लुत हैं. ठीक है, द US establishment is certainly fearful of Beijing's rise, which is why it is patronizing a China bashing campaign. Many Western progressive are rightly resisting Washington's prosecution of what they see as a new Cold War. फेयरफुल मतलब खौफनाक या डर रहे हैं. ठीक है, पेट्रोनाइजिंग मतलब सरपरस्ती, और रेजिस्टिंग मतलब रोकना, रेजिस्ट करना, मुखालफत करना, और प्रोसिक्यूशन यहाँ पे इसका इस्तगासा मतलब होता है. ठीक है, सो इस पूरे का मीनिंग हम देख लेते हैं. वो ये है कि जो अमेरिका है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पर बीजिंग के अरूज से खौफज़दा है. यही वजह है कि वो चीन को मारने की मुहिम की सरबराही कर रही है. ठीक है, और बहुत सी, जैसे वो नई सर्द जंग के तौर पर देखते हैं, मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि बहुत से जो मगरबी तरक्की पसंद बजा तौर पर वाशिंगटन के इस मुकदमे की मज़ाहमत कर रहे हैं, जिसे वो नई सर्द जंग के तौर पर देखते हैं कि जो US है वो इस जो राइज है इसका चाइना का, वो इसे एज अ न्यू कोल्ड वार देख रहा है. लेकिन बहुत से लोग जो वेस्टर्न प्रोग्रेसिव्स हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो इस चीज़ को नहीं मान रहे. वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि इससे एक नई कोल्ड वार शुरू हो रही है, बल्कि दोनों ही भी एक टाइम पे वहाँ पे रह सकते हैं ना. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, बट एज वी अप्रोच द 137th commemoration of workers' revolt of 1886 May Day, it is necessary to demand that the prospective Chinese rulers of our putatively shared world demonstrate their commitment to working class internationalism and live up to the principles of the Chinese Revolution.
کمیموریشن یادگار میں آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور پروسپیکٹیو ممکنہ اور پیوٹیٹیولی معقول طور پر، ٹھیک ہے. سو اس پورے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مطالبہ کرنا نہیں، ہم نے وہ کمیموریشن والا بھی ابھی نہیں پڑھا، 137th کمیموریشن. لیکن جو جب ہم 1886 کی مزدور بغاوت، ریولٹ کہتے ہیں نا بغاوت کو، اور ورکرز مطلب مزدوروں کی مزدور بغاوت کی 137ویں یادگاری تقریب کے قریب پہنچ رہے ہیں، یوم مئے کا ایک دن، یہ مطالبہ کرنا ضروری ہے کہ ہماری مشترکہ دنیا کے متوقع چینی حکمران محنت کش طبقے کی بین الاقوامیت کے ساتھ اپنی وابستگی کا مظاہرہ کریں اور چینی انقلاب کے اصولوں پر عمل کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے. ابھی مئی 1 جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لیبر ڈے ہے نا، تو یہاں پہ اس دن کو انہوں نے کہا گیا ہے کہ اس دن تک ہم پہنچ رہے ہیں. یہ 137واں کمیموریشن ہوگی مئی ڈے کی، یعنی 1 مئی لیبر ڈے کی. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز اس کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے چائنیز کے جو حکمران ہیں، چائنا کے حکمران، کیا وہ جو یہ محنت کش طبقہ ہے اس کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سو یا دیٹس اٹ فار ٹوڈے. If you liked my video, then consider subscribing to my channel and share it with your friends as well so they can get benefit from it. And yeah, thank you.